नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 5,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्लियर। आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? 500 रुपये दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो पी आपको कितना दे दिया? 5,000। मूलधन आपको 5,000 रुपये। यहाँ पर 20% यानी आर कितना हो गया आपको? 20%, ठीक है। और टी कितना हो गया? 3 वर्ष। 3 वर्ष हो गया, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, आपको याद होगा, मूलधन गुने समय, समय है 3 वर्ष, गुने दर, दर है 20, और बट्टा क्या होता है? 100, ठीक है। ये यहाँ पे कट गया, ठीक है, कट गया। तो 50 दिया, कितना हो गया? 150, और 150 दूनी 300, और एगो जीरो है तो 3,000 रुपया हो गया। राइट आंसर बी हो गया, 3,000 रुपया आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ बना हुआ देखिए, मूलधन पी 5,000, आर दर 20%, टी समय 3 वर्ष, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? तो मूलधन है 5,000, आर है 20, और समय है 3। इसको हल कर दीजिएगा तो देखिए आएगा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपका आंसर है बी, ठीक है। चलिए अगला है 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। 800 रुपया मतलब पी दिया हुआ है आपको, मूलधन 800 रुपये, ठीक है। 800 रुपये आपको दिया हुआ है। अब देखिए आर कितना दिया हुआ है? 10%, 10% दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? पी गुने आर गुने टी बट्टा कितना होता है? 100, ठीक है। पी कितना है? 800, और आर कितना है? 10% वार्षिक, ठीक है। आर कितना है? 10 ना, और की दर से 2 वर्ष का, ठीक है, वर्ष दिया हुआ, बट्टा क्या हो जाएगा? 100, 100 अठे कितना हो गया? 800, 8 दही 80, 80 दूनी 160, ठीक है। तो कितना होगा आंसर? 160। 160 किस में? ए में है, तो राइट आंसर 160 हो गया, ठीक है। राइट आंसर कितना हो गया? 160। यहाँ भी देखिए आपका बना हुआ है। क्लियर। देखिए सबको JCERT किताब पढ़ के जाइएगा, प्रश्न वहीं से रहेंगे, बाहर से आपको आने वाला नहीं है। देखिएगा अगला, 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 10,000 रुपये यानी मूलधन है कितना? 10,000। मूलधन कितना है आपका? 10,000 रुपये है, और आर कितना है आपका? 20%। आर कितना है? 20%, 73 दिन, ठीक है। दिन या दिन दिया हुआ है, तो दिन आपको दिया हुआ है, तो इसको क्या निकालेंगे? दिन को वर्ष में बदलना होता है, दिन को वर्ष में बदलना होता है, ठीक है। तो अब बताइए कि 73 दिन को वर्ष में बदलना है, तो एक वर्ष में कितना दिन होता है बताइए? ऐसे हम लोग जनरल लेते हैं 365 दिन। 365 दिन, तो 73 दिन को जब वर्ष में बदलना होगा तो हमको क्या करना होगा? 73/365 जब करेंगे तो ये फिर दिन न रह करके वर्ष हो जाएगा। 73/365 काटेंगे तो ये कम 1 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, यानी 1/5 वर्ष होगा। और साधारण ब्याज जब भी आपको निकालना होगा तो दिन दिया होगा तब भी उसको वर्ष में चेंज कीजिएगा, महीना दिया होगा तब भी उसको वर्ष में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन गुने समय। समय देखिए 73 था, तो इसको वर्ष में बदलिएगा तो 73/365 लिखिएगा, ठीक है।
और गुने दर, दर कितना है 20% और बट्टे 100, तो 100 का मतलब यहीं पर बट्टा कर दीजिएगा 100, क्लियर, यहीं पर बट्टा कर दीजिएगा 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो आपका कट गया, 73 से ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में आप देखिएगा, ठीक है। अब 5 20 से कितना हो गया 100 हो गया ना, 20 दूनी कितना हो गया 40, 400 हो जा रहा है। चलिए नोट है यहाँ पर देखिए बना हुआ है, समय हमेशा वर्ष में रहना चाहिए। यदि दिन में दिया हुआ है तो वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देना होता है, तो 73 दिन को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो 73/365 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर P कितना हो गया 10,000, R कितना हो गया 20%, समय कितना हो गया 73 दिन, 73/365 यानी 1/5 वर्ष, ठीक है। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100 होता है, ये हो गया। अभी हम आपको बताए थे तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, गुने समय 1/5 है तो 1/5 लिख दीजिएगा और 20 कीजिएगा, और जहाँ एक बट्टा में रहेगा वहीं पर 100 से गुना कर कीजिएगा तो 400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न है 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह 9,000 क्या है आपका मूलधन है, 12% क्या है आपका आर है, और 3 महीना आपका क्या चीज़ है टी है, तो महीना है उसको वर्ष में बदलिएगा, तो 12 महीना का 1 वर्ष, तो 3 महीना में कितना वर्ष, तो 3/12 वर्ष, यानी जब महीना को वर्ष में बदलना होगा तो 12 से भाग दीजिएगा। अब 3/12 मतलब 3 एकम 3 3 चौके 12 यानी 1/4 वर्ष हो गया, ठीक है। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, तो मूलधन गुने समय, समय कितना हो गया 3 महीना, तो 3/12 की 1/4, तो यहाँ पर लिखिए 1/4, और मूलधन गुने समय गुने दर, दर कितना 12%, अब बट्टा 100 करना होगा, तो बट्टा 100 पूरे का होता है लेकिन आप यहीं पर बट्टा 100 कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये 100 से ये 9,000 है, ये कट गया तो ये 90 बचा, ठीक है, और ये 4 से 3 12 में चला गया 12, तो 90 तिया कितना हो गया 270, कितना हो गया 270, तो राइट आंसर से कितना हो जाएगा 270 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, समय हमेशा वर्ष में रहना चाहिए, यदि महीना में समय दिया हो तो 3 से तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं, जिससे 3 महीना तो 3/12 वर्ष यानी 1/4 वर्ष हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे सारा कुछ बनाया हुआ है, जो अभी हमने ऊपर दिखाया भी था उसको आप सभी को आपको PDF दे दिया जा रहा है, आप यहाँ से देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6,000 रुपये का 12% की दर से 4 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। 320 होगा, 380 होगा, 240 होगा या कोई नहीं, ठीक। चलिए बना के आप सभी को देखिएगा 6,000 रुपये, तो मूलधन कितना हो गया 6,000, मूलधन 6,000, और गुने मूलधन गुने समय, ठीक है, समय कितना हो गया 4 महीना यानी 4/12, ठीक है, 4/12 यानी कि 4/12 हो गया मान के चलिए, और इंटू कितना होगा समय मूलधन गुने समय गुने दर, दर देखिए कितना है 12, और बट्टा इसी में हम लोग कर लेते हैं 100, ठीक है। ये हो गया 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 और 3 चौके 12, 3 चौके 12, और ये 100 से कितना बटेगा 60 बार में, तो अब बताइए कितना बच गया, तो 60 चौके 240, राइट आंसर हो गया 240 रुपया, ठीक है। चलिए अगला है 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा, ठीक है। 5,000 रुपये मतलब मूलधन दिया हुआ है 5,000, कितने प्रतिशत की दर से, देखिए यहाँ कितने प्रतिशत यानी आर आपको नहीं दिया हुआ है, और 3 वर्ष तो समय दे दिया आपको, साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज यहाँ पर दे दिया आपको 3,000 रुपये, तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ उसके अनुसार अगर सूत्र से आप बैठाइएगा तो यहाँ पर पूछा है आपको कि दर क्या होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको फार्मूला अलग से याद नहीं करना है। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर आपको याद है ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना होगा बताइए, तो साधारण ब्याज 3,000 रुपया है, तो यहाँ पर रखिए साधारण ब्याज की जगह पर 3,000 बराबर साधारण ब्याज मूलधन, मूलधन कितना है 5,000, मूलधन गुने दर नहीं दिया, दर रहने दिए, ठीक है, मूलधन गुने समय, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 कर दिए, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पर हम लोग जब हल करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना आपका, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, तो ये हो गया आपको 5,000 गुने 3 तो कितना होगा बताइए 15,000 हो गया ना, कितना हो गया 15,000, ठीक है, 5,000 गुने 3 15,000, और इसके साथ आर हो गया, आर बराबर कितना हो गया, तब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा तो 3,000 गुने 100 हो जाएगा, 3,000 गुने 100, ठीक है। अब आर बराबर कितना हो जाएगा
तो आर बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तभी हम लोग बैठाए हुए थे 15,000, ठीक है। कितना हो गया 15,000 बट्टा में आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाता है यहाँ पर आपका, तो 3,000, ठीक है। कितना हो जाता 3,000 गुने 100, और बट्टे कितना हो जाता 15,000, ठीक है। ये यहाँ पर कट गया, 3 पच्चे 15 और 5 बीसे 100, 20%, 20% इसमें है, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, पी इतना है एसआई पर, तो एसआई पर ही देखिए एक ही फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे, और जो जो चीज़ दिया होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको आप हल कर लीजिएगा। 20 को फार्मूला याद रखने से अच्छा है, और नहीं तो आप फार्मूला याद रख सकते हैं, तो दर का फार्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बनाया हुआ है, उससे भी दोनों से है, लेकिन एक फार्मूला अगर क्लियर याद है तो आपको कुछ भी देगा तो आप उसको उलट फेर करके बाएँ दाएँ करके आप बना सकते हैं, वहीं से बना लीजिएगा। 50 को फार्मूला याद रखने से अच्छा है, ठीक है। एक त्रिभुज की आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या कोई नहीं, ठीक है। देखिए ये जो है आपका JCERT जैक की किताब का बना हुआ नोट्स है, ठीक है। बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है, आप वहाँ जाकर देखिएगा क्लास 8 का एक्सरसाइज 14 में आपको सब कुछ प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप JCERT नोट्स लेकर अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो त्रिभुज के आधार दिया हुआ, देखिए आधार की लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस केस में होता है 1/2, अगर आधार दिया है तो आधार हो गया, और इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना हो गया 20, इंटू ऊंचाई कितना हो गया 5, ठीक है। 2 से 20 के बार में 10 बार में, और 10 बचे कितना हो गया 50, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें है, बी में है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना है, और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, या 23 होगा, बताना है आपको, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 441 मीटर स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया भुजा का स्क्वायर। अब अगर भुजा निकालना होगा तो आपको स्क्वायर हटाना होगा, स्क्वायर हटाइएगा तो ये बाएं से दाएं आएगा, दाएं आएगा तो स्क्वायर जब भी हटता है तो क्या होता है रूट बैठता है, यानी यहाँ पर अंडर रूट कितना हो जाएगा 441, ठीक है। क्या हो जाएगा अंडर रूट 441, और बराबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। 441 बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब 441 का जब आप वर्गमूल निकालते होंगे तो आपको पता होगा 21 होता है। 441 का वर्गमूल कितना होता है 21 होता है, इसलिए 21 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्गमूल सबको आता होगा, सबको निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, दिया हुआ वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल 441, भुजा स्क्वायर और 441, तो जब भुजा निकालिएगा तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा रूट बढ़ जाएगा, ठीक है। रूट बढ़ जाएगा, यानी इस तरह से देखिए 441 को हम लोग तोड़ देते हैं। 441 को जब आप तोड़िएगा गुणनखंड कर दिएगा तो इस तरह से आएगा, और प्रत्येक 2 के लिए एक बाहर निकालते हैं, तो ये 2 3 के लिए 1 3 हो गया, ये 2 को 7 के लिए 1 7 हो गया, ये 2 मीटर के लिए 1 मीटर, यानी 21 मीटर हो गया। तो गुणनखंड विधि से आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 10 होगा, 20 होगा, 11 होगा, कोई नहीं है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई पूछा, क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता है अभी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर वर्ग क्षेत्रफल दिया हुआ 121, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हटेगा, तो इधर बैठेगा रूट 121 पर, और 121 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 11 से टूटेगा, तो 11 होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्गमूल देखिए आप लोग बना लीजिएगा, वर्गमूल से एक प्रश्न आपका रहेगा, बाकी देखिए यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। 121 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 11 से ही जाएगा, 11 गुने 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। 150 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, ठीक। एक आयत है, ठीक है, क्या है एक आयत है, इसकी लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो आयत का परिमाप अगर सूत्र से आप निकालिएगा तो सूत्र आपको शायद पता होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 15, और चौड़ाई कितना है
10, ठीक है। चौड़ाई कितना है 10, तो 2 इंटू कितना हो गया 25, 25 दूनी कितना हो गया 50, तो 50 इसका राइट आंसर हो गया। तो 50 सेंटीमीटर से सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर राइट आंसर सी आपका हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होगा, सॉरी बी इसका आंसर होगा। ये तो क्षेत्रफल हो जाता, आपको निकालना था परिमाप, परिमाप सेंटीमीटर में रहता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। चलिए, एक टाइल्स की माप 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर का है और 10 मीटर गुने 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल्स लगेंगे, ठीक है। तो टाइल्स का देखिए संख्या निकालने वाला प्रश्न हर बार आता है। तो टाइल्स की संख्या निकालना है तो चाहे नीचे वाला ज़मीन में टाइल्स लगाना होगा, चाहे घर के ऊपर वाला भाग में टाइल्स लगाना होगा। तो सबसे पहले घर का जो क्षेत्रफल होता है, जो भी दीवार को लेना है, उसका सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और उसके नीचे टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा, तो हमेशा पता चल जाता है। इसके पहले क्लास 6 में भी हम लोगों ने टाइल्स की संख्या को निकाला है, ठीक है। तो टाइल्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो टाइल्स की संख्या बराबर सबसे पहले दीवार है, तो दीवार का निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 मीटर गुने 4 मीटर, ठीक है। और ये नीचे कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर यूनिट चेंज है, इस सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, मीटर है, ये मीटर है। तो मीटर को हम लोग सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 8 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा बताइए, 8 इसको बदल देंगे, ठीक है, मीटर को बदल देंगे तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 गुने 100 सेंटीमीटर गुने फिर यहाँ 4 मीटर, तो 4 गुने और यहाँ पर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और बट्टा में कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और गुने हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। भाग दे दीजिएगा यहाँ पे 4 से, 4 दूनी ये 8 हो गया, ठीक है। 5 से ये कितना हो जाएगा, 5 था, 5 से ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया 100 और 100, ठीक। तो कितना हो गया 10,000, यानी कितना टाइल्स का आवश्यकता होगा, 10,000 टाइल्स का आवश्यकता होगा। बाकी यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है आपको नोट्स। दीवार का क्षेत्रफल निकालेगा, लंबाई गुने चौड़ाई, 10 मीटर गुने 4 मीटर, 40 मीटर स्क्वायर। और इसको सेंटीमीटर में बदलेगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 100 2 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेगा, 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। टाइल्स की संख्या बराबर क्या होता है, दीवार का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। दीवार का क्षेत्रफल में टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा तो आपको 10,000 देखिए आप निकला हुआ है। आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, बना के देख लीजिएगा, इसकी संख्या इतनी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न को बनाइए। एक टाइल्स की माप 5 मीटर गुने 4 मीटर के आकार का है और दीवार की माप 15 गुने 20 मीटर के आकार का है, टाइल्स की संख्या बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा का क्षेत्रफल मतलब दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या चीज़, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालते हैं, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स का क्या हो जाएगा 5 मीटर गुने 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कटने लायक है, 5 मीटर से 15 कट जाएगा, 3 बार में कट गया। अब ये 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, 5 यानी 15 टाइल्स का आवश्यकता होगा। 3 गुने 5 हो गया, यानी 15 टाइल्स का आवश्यकता हो जाएगा। 15 टाइल्स किस में है, बी में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। संख्या निकालने वाला बार बार होता है, आप सभी देख के जाइएगा। टाइल्स की संख्या बराबर पहले दीवार का क्षेत्रफल या ज़मीन का क्षेत्रफल और उसके बाद टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग देते हैं, तो हमें उसकी संख्या का पता चल जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर क्या होती है, बराबर होती है। एक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, उसका परिमिति क्या होता है, ठीक है। परिमिति या परिमाप बराबर क्या होता है आपका, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा, क्या होता है 3 गुने भुजा, ठीक है। तो 3 गुने भुजा, भुजा कितना है देखिए, भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 3 गुने 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक। अगर आप वैसे नहीं कर पाते हैं तो परिमाप देखिए जोड़ने का चीज़ है, इसका सूत्र याद रहे नहीं रहे। ये 10 है, समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा बराबर, ये 10 है और ये भी 10 है, 10 10 20 और 10 30 सेंटीमीटर हो गया, इसका राइट आंसर ये हो गया, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, समबाहु त्रिभुज परिमाप हम लोग निकाल लिए। अगला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। 25 30 50 कोई नहीं, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको याद होगा आधार गुने शीर्षलंब, ठीक है। आधार गुने शीर्षलंब, आधार 10 सेंटीमीटर है और शीर्षलंब या ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 10 बचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका
सूत्र है। ठीक है, यही इसका सूत्र है कि 2 3 6 1 4 5 3 8 का माध्य क्या होगा। माध्य क्या होगा, तो माध्य बराबर क्या होता है, अंकों का कुल योग। अंकों का कुल योग तो 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। ठीक है, बट्टे अंकों की कुल संख्या तो क्या वो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना है आपका, 8 है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिनती कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो देखिए आपको जोड़ के देख लीजिएगा 32 आएगा और टोटल 8 था तो 32 3 चौके 32, राइट आंसर 32 से ही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 7 2 क्या है आपका, 7 2 5 3 8 का माध्य ज्ञात करें। देखिए कहाँ कहाँ प्रश्न पूछ दिया है, 2 होगा 5 होगा 8 होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होगा बताइए, अभी आपको सूत्र बताए थे, अंकों का कुल योग बट्टे अंकों की कुल संख्या। तो अंकों का कुल योग मतलब 7 + 2 + 5 + 3 + 8। ठीक है, अंकों का कुल योग बट्टे अंकों की कुल संख्या तो क्या वो है, गिनिए 1 2 3 4 5 बट्टे 5 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 2 9 5 14 3 17 और 8 25 आ गया। 25 और बट्टे कितना हो गया, 5 5 एकम 5 5 25 बराबर 5 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखिएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 और 0.5 का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है, क्या होगा, 3/10 4/5 8/5 या 9/2। ठीक है, माध्य कहिएगा, औसत कहिएगा, समांतर माध्य कहिएगा, सबका एक ही सूत्र होगा। माध्य बराबर अंकों का कुल योग, तो योग मतलब 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5। ठीक है, हम यही करेंगे। ठीक है, इसको जोड़ दीजिएगा आप, तो देखिए यहाँ पर जोड़ा हुआ है, सबको जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे जोड़ निकाला हुआ है 1.5 होगा। ठीक है, हम सबसे पहले दशमलव का पहले वाला अंक जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 का 5 हो गया। ठीक है, 15 का कितना हो गया, 5 हो गया। दशमलव है, दशमलव देंगे, इसके बाद 0 0 0 0 0 0 1 हासिल था, 1 हो गया, यानी 1.5 हो गया और बट्टे कितना हो गया आपका, 5 हो गया। यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो क्या हो गया, 50 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और 5 दहिया 50। ठीक है, 5 दहिया 50 यानी 3/10 इसका राइट आंसर होगा। 3/10 किस में है, तो 3/10 आपका यहाँ पर यहाँ है। ठीक है, चलिए अगला 1/2 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, 3/10 3/8 3/5 या क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है बताइए, माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है अंकों का कुल योग। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है, अंकों का कुल योग। तो कुल योग करेंगे 1/5 + 2/5 + 3/5 + 4/5 और बट्टा में होता है 5। ठीक है, बट्टे अंकों की कुल संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 को, इसलिए बट्टा 5 हो गया। ठीक है, अब ये पहले भिन्न का जोड़, इसको हल कर लीजिएगा। इसको जब हल कीजिएगा तो कितना आ रहा है आपको, तो ये 5 5 5 का लघुत्तम 5 ही होगा और ऊपर वाला जो रहेगा वही हो जाता है। 1 2 3 3 6 और 4 10। ठीक है, कितना है, 10/5 आ गया। ठीक है, 10 यहाँ पर कितना आ गया, 5 और बट्टे में 5 है, बट्टे में क्या है आपका 5 है, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे 15 आ रहा है, एक अंक मेरा छूटा हुआ था। ठीक है, ये 5 हम नहीं लिखा है, 15/5 आया। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ठीक है, इसको पलट देंगे तो आपका देखिए आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बनाया हुआ देखिए यही 15/5 और ये 5 है तो 5/1 है, ये गुना करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से ये 3 बार में कट गया और यहाँ पर बचा 5। ठीक है, तो 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है माध्य खत्म हो गया, आते हैं हम लोग माध्यिका पर। ठीक है, देखिए माध्यिका जिसको हम लोग यहाँ पर मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो माध्यिका बहुत बार आता है और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है और नहीं बना पाता। ठीक है, हम एकदम शॉर्ट तरीका आपको बता दे रहे हैं माध्यिका निकालने का, एकदम परेशान मत होइएगा। ठीक ना, कैसे करेंगे माध्यिका, तो देखिएगा यहाँ पे माध्यिका आपको जो डिजिट दिया गया है, ये डिजिट दिया गया है ना, इसको आप देखिएगा तो हटाते जाइएगा, दोनों तरफ से बराबर हटना चाहिए। जैसे क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 गो है तो बीच वाला कौन होगा, तो बीच वाला चौथा अंक होगा, इधर से भी 3 हट जाएगा और इधर से भी 3 हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें बीच वाली जो संख्या है
वही आपका माध्यिका है। बीच वाली जो संख्या है वही आपका माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, तो बीच वाली संख्या कितनी है? तो बीच वाली संख्या यहाँ पे आपका जो है बीच वाली संख्या आप निकालिएगा। तो देखिए बीच वाली संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, इसको पहले माध्यिका निकालने के लिए सजाना पड़ेगा आपको। आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम किए हुए हैं। सबसे पहले अंकों को बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में सजाइएगा, फिर दोनों तरफ से बराबर संख्या को हटा लीजिए और बीच में जो बचा वही आपका माध्यक है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आरोही क्रम में जब हम सजाएंगे, चलिए यहाँ पे बना हुआ भी होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जब आप सजा रहे होंगे तो आपको आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। ठीक है, अब दोनों तरफ से बराबर हटाने पर बीच वाला अंक, तो 7 गो अंक है, तो 7 गो में से दोनों तरफ से कितना कितना हम हटा सकते हैं? इधर से भी 3 को हटा सकते हैं, इधर से भी 3 को हटा सकते हैं। ठीक है, बराबर बराबर हटाना है। तो अगर 3 बाएं हटा रहे हैं तो 3 हमको दाएं भी हटाना है, तो बीच में हमको बच गया 4। तो 4 जो बचा यही हमारा माध्यक है। ठीक है, 4 जो बचा वही हमारा माध्यक है, बीच वाला अंक माध्यक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 4 10 12 15 8 6 3 का माध्यक ज्ञात करें। 8 होगा, 6 होगा, 10 होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले माध्यक के लिए इसको हमको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है सब। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा कौन है? 3 है, फिर कौन है? 6 है, फिर कौन है? 8 है, फिर कौन है? 10 है, फिर कौन है? 12 है। ठीक है, और फिर कौन है? 15 है। ठीक है, तो 3 है और एक यहाँ 4 बच रहा है, तो 3 के बाद मान लीजिए 4 है। इस तरह से हमको अंक मिला। अब इसे माध्यक निकालने के लिए क्या करना है? तो पहले गिनिए कै गो अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 गो अंक है। तो बीच वाला कौन सा अंक होगा? तो 7 गो है, तो 3 गो इधर से भी हटेगा। ठीक है, और 3 गो इधर से भी हट जाएगा। तो बीच वाला अंक क्या मिला आपको? 8 मिला। 8 ही आपका माध्यक कहलाएगा। ठीक है, 8 किस में है? ए में है, ए हो गया। ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहले अंकों को बढ़ते क्रम में सजाइएगा। अंकों को बढ़ते क्रम में हमने सजा दिया था। फिर दोनों तरफ से बराबर संख्या हटाने पर बीच वाला अंक को लेना था। तो दोनों तरफ से बराबर संख्या हटेगा। 7 गो है, तो 3 गो इधर से भी हटेगा और 3 गो इधर से भी हटेगा। तो बीच में 1 गो बच गया। जो बच गया वही जो है आपका माध्यक है। ठीक है, जो बच गया वही आपका माध्यक है। देखिए इस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है। तो बीच वाला अंक जो है आपका माध्यक होता है। सही, चलिए अगला देखिएगा 5 8 3 6 9 का माध्यक आपको बताना है क्या होगा। 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा या कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले माध्यक बताने के लिए आपको हमने क्या बताया कि इसको जो है बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर क्या आएगा बताइए? 5 आएगा, फिर क्या आएगा बताइए? 6 आएगा, फिर बताइए क्या आएगा? 8 आएगा, फिर बताइए क्या आएगा? 9 आएगा। ये आपका 5 है। ठीक है, ये आपका 5 है। क्लियर? अब बीच दोनों तरफ से बराबर हटाइएगा तो संख्या क्या गो है गिनिए। तो 1 2 3 4 5 5 गो है। तो 5 गो है तो 2 गो बाएं तरफ से भी हट जाएगा, 2 गो दाएं तरफ से हट जाएगा। ठीक है, अब जो बीच में संख्या बचेगा सिंगल वही आपका माध्यक होगा, यानी इसका राइट आंसर 6 होगा। क्लियर? राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा। चलिए अगला एक और प्रश्न है। 2 4 3 5 7 8 का माध्यक निकालिए। ठीक है, 4 होगा, 9/2 होगा, 11/2 होगा या कोई नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने का सबसे पहला काम है कि अंकों को आरोही क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहला होगा 2, दूसरा होगा 3, अगला होगा 4, अगला होगा 5, अगला होगा 7 और अगला होगा 8। ठीक है, यही है। अब इसको गिन लीजिए ये कै गो है। तो ये आपका है 1 2 3 4 5 6 गो है। ठीक है, सम संख्या में है। तो 6 गो है, तो बताइए दोनों तरफ से बराबर बराबर आपको निकालना रहता है। तो दोनों तरफ से बराबर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? इधर से भी 2 गो निकलेगा और इधर से भी 2 गो निकलेगा, बीच में ये दोनों बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो ये जब माध्यक हम लोग का जब ये सम संख्या में आंकड़े रहते हैं तो माध्यक बराबर क्या होगा? जो बीच में बच गया उसी का औसत लेना है। ठीक है, यानी 4 + 5/2। ठीक है, 4 + 5/2 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 3 5 17 18 20 21 का माध्यक क्या है? 38/2, 35/2, 29/2 या कोई नहीं। ठीक है, चलिए माध्यक क्या होता है? तो माध्यक हम देखेंगे सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 6 गो है। इसका बीच वाला अंक पहले क्या गो होगा? तो 6 गो है। तो 2 गो आप बाएँ से भी हटा सकते हैं और 2 गो आप दाएँ, क्योंकि दोनों तरफ से हटेगा जब भी बराबर बराबर हटेगा।
तो अब बीच में हमारा 2 अंक बच गया, तो ये इसका माध्यक हो जाएगा 17 + 18/2 यानी 35/2 इसका माध्यक होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, देखिए यहाँ सजा लिए हैं और इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल दिए। तो बहुत इजी तरीका है, इस तरह से आप माध्य का बहुलक जब आप निकाल लीजिएगा तो समझिए कि 1 नंबर आप अपना पक्का कर लिए। ठीक है, 6, 7, 1, 3, 5, 8, 10, 9 का माध्य ज्ञात करें। क्या दिया है आपको? माध्य यहाँ पर लिख दे रहा है। ठीक है, माध्य नहीं माध्यक होगा, यहाँ पे कट गया है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लाइन में कट गया है, माध्यक है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर माध्यक निकालना है, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाइएगा। तो क्या होगा बताइए, 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, फिर क्या होगा 8 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा और फिर क्या होगा यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या गो अंक हुआ, तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 गो हुआ। ठीक, 8 गो हुआ। तो बताइए इसमें बराबर किधर से आप हटाइएगा, तो बराबर दोनों तरफ से हटाना है, बाएं से भी दाएं से थे। तो इधर से भी देखिए बाएं साइड से 3 गो अंक हटाते हैं और दाएं साइड से भी 3 गो अंक हटाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से 3 गो हट गया। अब ये बीच में 2 गो बच गया, तो 2 गो बच गया तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, 3 + 5/2 यानी क्या हो गया 8/2 हो जाएगा। जो आपका आ रहा था सीरियल उसको जोड़ लीजिएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखें, सजाने पर पहले इस तरह से आया, जब सजाए थे, अभी थोड़ा सा हमने ऊपर पर आपको मिस्टेक कर दिया था कि सजाया नहीं था, इसी 3 + 5 लिख दिया था, वो गलत था, इसको सजाया गया है, तो हम सजा लिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए सजाने के बाद यहाँ पर दोनों तरफ से आपको बराबर हटाना है, तो इधर से भी 3 गो हटाइएगा, इधर से भी 3 गो हटाइएगा। बीच में बचा 6, 7, तो 6 + 7 बीच वाला संख्या का औसत होता है, बीच वाला संख्या का औसत, तो 6 + 7/2 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 5, 6, 3, 2 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक, ठीक है, माध्यक निकालना है आपको। तो माध्यक के क्रम में आपको सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा और फिर 6 होगा। सजा दिए। अब दोनों तरफ से बराबर छोड़ना है हमको, तो बराबर छोड़ना है मतलब इधर से भी 1 अंक छोड़ सकते हैं, इधर से भी 1 अंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, इधर से भी 1 अंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, बीच में कितना बच गया, 3 + 5। ठीक है, 3 और 5 बचा, यानी 3 + 5/2 यानी राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे बना हुआ है। ठीक है, नीचे क्या हुआ है आपको बना हुआ है, तो 8/2 आया था, कितना आया था 8/2 और इसको हमने काट दिया था तो ये आया था 4, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बहुलक पर आधारित प्रश्न। बहुलक भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो किसी परीक्षक में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। ठीक है, तो प्रश्न देखिए आपका जैसे है कि 1, 3, 2, 3, 5, 9, 3, 2, 7 का बहुलक बताना है। 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो बहुलक के लिए क्या होता है, तो जो संख्या सबसे एक देखिए कितना बार आया है, तो 1 बार आया, मात्र 1 हो गया। ठीक, और 2 कितना बार आया है देखिए, तो 2 1। ठीक है, 2 बार आया 2। अब देखिए 3 क्या बार आ गया, 3 क्या बार आ गया, तो देखिए 3 1 2 3 बार आया, तो 3 बार आया। ठीक, अब 4 कै बार आया, देखिए 4 इसमें 1 बार नहीं है। 5 कै बार है, 1 बार है। तीसरा कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक आएगा। तो इस आंकड़ा में 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने बना भी दिया है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 5 1 बार आया, 7 1 बार आया, 9 दिए गए आंकड़ा में 3 सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, इसलिए वही उसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस आंकड़ा को चुन लीजिएगा और जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुलक कौन है बताइए, 5 6 3 2 5 6 6 5 1। इसको सजाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप लिख लीजिए कि कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अगर 1 की बात कीजिएगा तो 1 सिर्फ 1 बार आ रहा है। अगर आप 2 की बात कीजिएगा तो 2 सिर्फ 1 बार आ रहा है। ठीक है, अगर आप 3 की बात कीजिएगा तो 3 सिर्फ कै बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ठीक है, अगर आप 4 इसमें है नहीं है। 5 की बात कीजिए तो 5 कै बार आ रहा है, 1 2 बार और 3 बार, 5 3 बार आ रहा है। ठीक है, 6 की बात करेंगे तो 6 कै बार आ रहा है, 1 1 2 बार आ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 बार आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही उसका बहुलक होगा। तो इसका राइट आंसर 5 होगा। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है आपको कि कितना बार कौन सी संख्या आया है, तो ये 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए वही उसका बहुलक 5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है परिसर पर आधारित प्रश्न है। किस पर है आपको, परिसर पर, ये बहुत बार आता है।
3 6 8 7 5 9 का परिसर बताओ। 3 होगा, 6 होगा, 2 होगा या कोई नहीं, ठीक है। परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, ठीक। इसमें सबसे उच्चतम अंक कौन है, 9, और सबसे न्यूनतम अंक कौन है, 3। तो परिसर बराबर उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, यानी 9 - 3 बराबर 6, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, परिसर बराबर उच्चतम अंक सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, 9 - 3 यानी 6 हो गया। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा 9 10 12 18 3 का परिसर बताओ। 10 7 15 या कोई नहीं, ठीक है। परिसर बराबर होता है उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, बहुत सा सूत्र होता है। तो उच्चतम अंक इसमें 18 है और न्यूनतम अंक इसमें 3 है। तो 18 - 3 कीजिएगा, जो आएगा वही परिसर हो गया। 18 - 3 यानी 15, राइट आंसर इसका 15 हो जाएगा, ठीक है।